दोस्तों, जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल सर कोटा राजस्थान से आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ क्रमबद्ध एक के बाद एक सारे वीडियोज। उसमें आज आप जो पढ़ने जा रहे हो वो है यहाँ पर ऊष्मा उपचार। ऊष्मा उपचार का एक लास्ट इससे पिछला वीडियो जरूर देखना, जिससे क्या होगा कि आपको ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हीट ट्रीटमेंट का इससे पिछला देखने के बाद इसमें आपको सीक्वेंस मिलेगी और उसी में से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से क्या क्या पढ़ना है। सुनिए, अब पढ़ रहे हैं ऊष्मा उपचार में ऊष्मा उपचार की विधियाँ, मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट। तो मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट मतलब ऊष्मा उपचार की जो विधियाँ हैं वो कौन कौन सी है, इनके बारे में अपन देखेंगे क्रमबद्ध रूप से। आपको ये समझना है कि ऊष्मा उपचार के जो मेथड प्रयोग में लाए जा रहे हैं उन पर अपन को बहुत ध्यान से देखना है। और ये जो मेथड प्रयोग में लाए जाएंगे इनमें से एक एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपके लिए बहुत यूजफुल अर्थात उपयोगी है। दोस्तों, मैं जो बात बता रहा हूँ ये है ऊष्मा उपचार। और ऊष्मा उपचार पर अपन बात करते हैं यहाँ हीट ट्रीटमेंट। और हीट ट्रीटमेंट की जो बात कर रहे हैं तो इसमें विधियों की बात करते हैं। मेथड कितने कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ ऊष्मा उपचार की जो है इस पर बात की जाए तो ये है विधियाँ। और विधियों में कौन कौन सी विधियाँ होगी अपन इनको सबको विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों, जो मेथड प्रयोग लेते हैं अपन यहाँ ऊष्मा उपचार के लिए, उन मेथड को अपन यहाँ एक एक चीज़ क्लियर पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं यहाँ विधियाँ। और आप कहोगे सर ये मेथड लिखा हुआ है, लेकिन याद रखना जो मेथड है ये कौन कौन से हैं, कितनी विधियाँ हैं, तो आप ध्यान से देखना। सबसे पहले जो विधि प्रयोग में लाई जाती है वो कौन सी होती है यहाँ, जैसे लीजिए सबसे पहला अगर अपन जिक्र करते हैं तो वो आता है सरफेस हार्डनिंग। क्या ले लीजिएगा, सरफेस हार्डनिंग। ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये बात तो क्लियर होगी कि जो सरफेस हार्डनिंग अपन प्रयोग में ले रहे हैं वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ इसको बोल सकते हैं सरफेस हार्डनिंग। सरफेस हार्डनिंग का सही मीन्स समझे तो क्या होगा, आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि सरफेस हार्डनिंग का मतलब होता है, यहाँ सरफेस का मतलब हमेशा याद रखना सतह है, और हार्डनिंग का मतलब होता है कठोरण। कठोरण शुद्ध हिंदी की भाषा, परेशान होने की कोई जरूरत आपको नहीं है। दूसरा एक और बिंदु आपके सामने है जो आपको देखना है, देखिएगा दूसरे नंबर का जिस पर अपन जिक्र कर रहे हैं एनेलिंग। क्या आता है एनेलिंग? एनेलिंग क्या होगा इसको समझना, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, तो एनेलिंग जो होगा वो होता क्या है, ठीक है, इसमें देखना एनेलिंग। ठीक है, तो एनेलिंग जो है आपको किस तरह से क्या कंडीशन आएगी समझेंगे इन विधियों में। एनेलिंग ये था सरफेस हार्डनिंग, ये है एनेलिंग। अब एनेलिंग को अपन यहाँ एनेलिंग ही बोलेंगे। ठीक है, एनेलिंग। ओके, अब आप समझ सकते हो कि एनेलिंग आपके क्या होगा, इसमें मशीनिंग करने योग्य बनाया जाता है। दूसरा के बाद एक तीसरा पॉइंट और आता है जिस पर अपन बात करते हैं, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजिंग। क्या आता है, नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग क्या होता है, यहाँ पर ये बात ध्यान रखना। नॉर्मलाइजिंग मतलब नॉर्मल जो लाइजिंग है इसमें नॉर्मलाइजिंग। ठीक है, अब आप नॉर्मलाइजिंग से बात करते हैं तो क्या होगा इसमें, तो इसको बोलते हैं सामान्यकरण। क्या बोलते हैं, सामान्यकरण या सामान्यकरण। अब सामान्यकरण किसको कहते हैं ये भी बात आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, डन। अब आपके यहाँ तक तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो एक और चीज आपके साथ में आ जाता है, वो आएगा हार्डनिंग। क्या आएगा, हार्डनिंग। और हार्डनिंग की अगर बात करते हैं तो हार्डनिंग जो होगी वो किस प्रकार से होगी ये बात भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा, क्या आएगा आपके साथ में, नॉर्मलाइजिंग के बाद ही देखिएगा हार्डनिंग। ये हार्डनिंग जो होगा वो क्या होगा इसको भी ध्यान दीजिएगा, हार्डनिंग। अब हार्डनिंग जो होता है इसको अपन क्लियर कर लेते हैं कि भाई कैसी स्टेप होगी। हार्डनिंग का मतलब होता है कठोरण। क्या होता है, कठोरण। अब आप देखो यहाँ पर देखिए एक एक चीज़ का मैंने क्लियर करके बताया। सबसे पहले हार्डनिंग आपका जो है इस तरह से कंडीशन से बना कि भाई हार्डनिंग आ गया आपका, नॉर्मलाइजिंग आ गया, एनेलिंग आ गया, सरफेस हार्डनिंग आ गया। तो देखो अलग अलग प्रकार की जो कंडीशन है वो आपके साथ में बन रही है जिनका अपन यहाँ पर समझ पा रहे हैं। एक और इसमें लास्ट जो बचता है वो आपके हिसाब से क्या बचता है, बोलो। टेम्परिंग भी एक होती है दीदी इसमें, टेम्परिंग। अब टेम्परिंग की अगर बात करते हैं तो तापन होता है। टेम्परिंग का मतलब होता है तापन। क्या होता है, तापन। शुद्ध हिंदी भाषा है, परेशान नहीं होना कर। ये इस प्रकार से जो है इसकी एक विधि, दो विधि, तीन विधि, चार विधि, पांच विधि। तो यहाँ पर कितनी विधियां हैं आप बताओ, पांच।
तो आप समझिए ऊष्मा उपचार की जो विधियां प्रयोग में लाई जा रही है वो कितनी है, बोलो 5। कौन कौन सी है, देखिएगा यहाँ पर सतह कठोरण, एनेलिंग, सामान्यकरण, कठोरण, तापन। वहाँ पर आएगा सरफेस फिनिशिंग, सरफेस हार्डनिंग, एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग और टेम्परिंग। इस तरह से जो है आप यहाँ पर 5 विधियों को पढ़ोगे और इनमें से एग्जाम से क्वेश्चंस पर जरूर आता है। मैं और बात बताना चाहता हूँ, अब यहाँ थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा। कहाँ, यहाँ जो सतह कठोरण है जिसको बोलते हैं यहाँ सतह कठोरण, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से लेता हूँ जो आपको सुविधा बन जाए। ठीक है, सुविधा कैसे बनेगी, देखिएगा सतह जो कठोरण है इसमें क्या आएगा, सरफेस हार्डनिंग, मैं लिख देता हूँ यहाँ सतह कठोरण। ठीक है, तो सतह कठोरण की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या कंडीशंस आपके साथ में होती है, इसको क्लियर करना है और इसको समझना है। चलो, यहाँ समझने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सतह कठोरण जो होगी ये भी अलग अलग प्रकार की विधियां इसमें प्रयोग में लाई जाती है। अलग अलग प्रकार की मतलब कौन कौन सी, तो सबसे पहले आपको पता हो तो इसमें केस हार्डनिंग क्या था, केस सरफेस हार्डनिंग क्या था, केस सरफेस, सरफेस मतलब सतह। ठीक है, तो केस हार्डनिंग क्या था, सबसे पहले यहाँ नंबर 1 इसमें आता है, तो केस हार्डनिंग क्या था, केस हार्डनिंग। ठीक है, और केस हार्डनिंग का मतलब क्या होता है, केस हार्डनिंग का मतलब क्या होता है, केस का मतलब तो ऊपरी सतह है, तो यहाँ केस का मतलब होता है ऊपरी, जिसको बोल सकते हैं, तो यहाँ सरफेस था, सरफेस का मतलब सतह है, तो यहाँ केस का मतलब क्या होगा, ऊपरी, तो केस हार्डनिंग को अपन क्या बोलेंगे, केस हार्डनिंग बोलेंगे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि कैसे हार्डनिंग कठोरण, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए दूसरे नंबर पर अगर बात करते हैं तो केस हार्डनिंग की भी कई विधियां हैं जिसमें अपन बात कर सकते हैं कि यहाँ केस हार्डनिंग जो है कौन कौन सी मेथड प्रयोग में लाई जाएगी, इसको आपको समझना है। ठीक है, अब यहाँ सरफेस हार्डनिंग की जो विधियां हैं इसमें आप देखो, सबसे पहले जो है पहला नंबर की एक आएगी केस हार्डनिंग, और केस हार्डनिंग की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर भी मेथड प्रयोग में लाया जाता है, वो लाया जाता है कार्बोराइजिंग। क्या लाया जाता है, इसके अंदर जो है मेथड होता है तो कार्बोराइजिंग मेथड होता है। कौन सा होता है, कार्बोराइजिंग, पहला नंबर का लिखिएगा, इस पर लिखा दूं मैं आपको, कार्बोराइजिंग, कार्बोराइजिंग। अब कार्बोराइजिंग की अगर बात करते हैं तो ये क्या होगा, कार्बोराइजिंग। अब कार्बोराइजिंग आप यहाँ पर समझ पा रहे हो कि जो कार्बोराइजिंग मेथड है वो होगा क्या है, इसको आपको देखना है, तो लिखिएगा कार्बोराइजिंग, कार्बोराइजिंग। ओके, डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार से, कार्बोराइजिंग। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि यहाँ अपन जो समझ रहे हैं कि ये कार्बोराइजिंग है, और इसमें दूसरा एक और आता है, इसी कार्बोराइजिंग के अंदर जो है कार्बोराइजिंग की भी जो है विधियाँ होती। देखिए यहाँ सबसे पहली विधि आपने देखी, इसके बाद में यहाँ इसके जो है आगे क्या है, के स्टार्टिंग में कार्बोराइजिंग विधि आ गई, और कार्बोराइजिंग की भी विधियां होती, जैसे अपन कीजिए क नंबर की, ख नंबर की, ग नंबर की, ऐसा आप समझ लीजिएगा। तो पैक कार्बोराइजिंग क्या था, पहला पैक कार्बोराइजिंग, समझना आपको, तो इसको बोलते हैं पैक कार्बोराइजिंग। ठीक है, तो ये है आपका पैक कार्बोराइजिंग, ओके, डन। तो ये आपका पैक कार्बोराइजिंग हो गया, जिसको अपने यहाँ समझ पा रहे हैं। दूसरा एक और होता है जिसकी बात करते हैं, तो एक और आपके सामने है, वो क्या है, पैक के बाद, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो गैस का, इसमें गैस प्रयोग में रहती है। गैस कार्बोराइजिंग क्या होगा, कार्बोराइजिंग। ठीक है, गैस कार्बोराइजिंग। अब यहाँ आप समझ सकते हो कि गैस कार्बोराइजिंग क्या होगा, गैस कार्बोराइजिंग, गैस कार्बोराइजिंग। इसके बाद तीसरे नंबर के बाद में यहाँ गैस जो नंबर का आ रहा है, इसको भी आपको देखना है, तो लिक्विड कार्बोराइजिंग, लिक्विड कार्बोराइजिंग। लिक्विड का मतलब होता है यहाँ तरल, तरल कार्बोराइजिंग। आप समझना थोड़ा सा, कितनी सारी विधियां हैं जिसका अपन यहाँ परिचलन कर रहे हैं। इसमें आपका पहला नंबर का था, देखिएगा यहाँ केस हार्डनिंग, और केस हार्डनिंग को भी अपने यहाँ डिवाइड किया तो कार्बोराइजिंग इसकी मतलब, इस कार्बोराइजिंग के अंतर्गत ये 3 विधियां यहाँ प्रयोग में लाई गई। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो एक और आता है, देखिएगा यहाँ जिस प्रकार से नंबर 1 था तो यहाँ नंबर 2 आ जाएगा। अब कौन सा आएगा, तो यहाँ आपको देखना नाइट्राइडिंग, क्या होगा, नाइट्राइडिंग, नाइट्राइडिंग। अब आप यहाँ पर देखो तो नाइट्राइडिंग जो होगा वो होगा क्या, ओके, तो लिखिएगा यहाँ नाइट्राइडिंग,
नाइट राइडिंग, क्या होगा, नाइट राइडिंग, राइडिंग। नाइट राइडिंग जो होगा ये विधि क्या होगी, इस आधार पर अपन समझ सकते हैं। तो यहाँ दूसरे नंबर के बाद में तीसरा आपको यहाँ समझना है, तो वो आएगा फ्लेम हार्डनिंग। क्या आएगा, फ्लेम हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग। ठीक है, तो ज्वाला, फ्लेम का मतलब होता है ज्वाला और हार्डनिंग का मतलब होता है कठोरा, ज्वाला कठोरा। नेक्स्ट एक लास्ट में एक और बात करते हैं, तो आगे आपके सामने आ जाता है, वो क्या आता है, इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्ड, ठीक है, मतलब प्रेरण, इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरण कठोर। तो यहाँ जो प्रयोग करते हैं इसमें ज्वाला का प्रयोग करते हैं, ज्वाला में, प्रेरण में इंडक्शन प्रभाव का प्रयोग किया जाता है, नाइट राइडिंग में नाइट राइडिंग का प्रयोग करते हैं। देखिएगा किस तरह से करते हैं, इनको सबको एक एक को समझना होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ यूँ करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि विस्मों उपचार की कितनी विधियाँ हैं, 5। पहले नंबर की कौन सी है आपके यहाँ, सरफेस हार्डनिंग। सरफेस हार्डनिंग कितने प्रकार की होती है, यहाँ पर देखिएगा सरफेस हार्डनिंग में विधियाँ जो होती है वो भी कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। तो सरफेस हार्डनिंग जो विधियाँ हैं वो कितने प्रकार की, 4 प्रकार की। कितने प्रकार की, 4 प्रकार। तो ये 4 प्रकार की, 4 प्रकार में सबसे पहले नंबर की कौन सी है, केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग का मतलब सतह है यहाँ पर जो होता है केस ऊपर का कठोर करना। केस हार्डनिंग के अंदर जो है आपके यहाँ पर 3, केस हार्डनिंग के अंदर एक प्रकार की विधि प्रयोग में लाई जाती है जिसे कार्बोराइजिंग कहते हैं। इस कार्बोराइजिंग की भी 3 विधियाँ हैं, पैक कार्बोराइजिंग, गैस कार्बोराइजिंग और यहाँ लिक्विड कार्बोराइजिंग। तो इस तरह से ये 3 विधियाँ हैं। इसके बाद आता है नाइट राइडिंग। नाइट राइडिंग किसकी विधि है, यहाँ पर सरफेस हार्डनिंग की। उसके बाद नाइट राइडिंग के बाद आता है फ्लेम हार्डनिंग, इसके बाद इंडक्शन हार्डनिंग। और यहाँ इसके बाद उपचार की में पहली नंबर की खत्म होती है, दूसरा आता है एनालिंग, तीसरा नंबर का नॉर्मलाइजिंग, चौथे नंबर का हार्डनिंग और 5वें नंबर का कठोर तापन। तो मैं यहाँ एक एक करके आपको क्लियर कर देता हूँ सारी को। इनको अपन सबसे एंड में पढ़ेंगे, जो सबसे पहले लिखा है इसको सबसे एंड में पढ़ेंगे, लेकिन विस्तार से पढ़ना पड़ेगा तब जाकर के आपको यहाँ क्लियर हो पाएगी, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। दोस्तों आपके चाहे लोकोपाइट दो, टेक्नीशियन दो, डीआरडीओ दो, इसरो दो, भेल दो, सेल दो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दो, या कोई राजकीय सेवाओं हेतु आप जो है जिस तरह से लाइनमैन या अदर कोई भी टेक्निकल पोस्ट के लिए आवेदन करते हो, तो उनमें से किसी न किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसलिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यूँ कहे तो ये जो है आपके वो बिंदु पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में आते हैं। जरूरी नहीं है कि आप थ्योरी, लेकिन उन्हीं का एक पार्ट है अगर देखा जाए तो, क्योंकि आप ITI डिप्लोमा लेवल पर जाओ तो आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या किस प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ती है, उनसे जो है एग्जाम में आता है। इसीलिए आप यूँ मत कहो कि भाई कितनी कैसे होगी, यही बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर अपन और आगे बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, तो ऐसा करो। तो आपने उतार लिया, तो और आगे बात करते हैं इसमें कि भाई क्या क्या चीज़ें होती है। अपन सबसे पहले पढ़ेंगे एक एक चीज़ को, और एक चीज़ में देखिएगा यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हैं अपन वो पढ़ेंगे हार्डनिंग। उसमें उपचार की विधियों में सबसे पहले हार्डनिंग पढ़ेंगे। यहाँ मेथड का जिक्र कर रहे हैं अपन, और विधियाँ जो है कई प्रकार की होती है। उसमें मैंने बता दिया कि आपको एनेडिंग होता है, नॉर्मलाइजिंग होता है, इन दोनों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। फिर हार्डनिंग से भी बन जाता है। इसके बाद हार्डनिंग के बाद अपनी बात करते हैं तो तापन, टेम्परेचर से बन जाता है। इस तरह की कई चीज़ें आपके यहाँ पर आती है। फिर कार्बोराइजिंग होता है। कार्बोराइजिंग में भी यहाँ 3 प्रकार की तो पैक होती है, एक गैस होती है और एक लिक्विड होती है, तरल कार्बोराइजिंग। इस तरह की कार्बोराइजिंग विधियाँ हैं। एक नाइट राइडिंग होती है, नाइट राइडिंग को आप समझ सकते हो। इसके बाद फ्लेम हार्डनिंग होती है, ज्वाला कठोर जिसको हम समझ सकते हैं। इंडक्शन वाली होती है जिसको यहाँ प्रेरण वाली बात है। तो इस तरह की जो विधियाँ हैं, इस तरह के जो मेथड है वो प्रयोग में लाए जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ आप समझ सकते हो कि कौन कौन से मेथड किस किस प्रकार से प्रयोग में लाए जाते हैं। अब और आगे बात करता हूँ मैं इसी में, तो क्या आएगा देखना ध्यान से, गौर से अब बात समझना। अब सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके यहाँ लीजिए, सबसे पहले जो है आपके हार्डनिंग। क्या है, हार्डनिंग। अब हार्डनिंग को क्या बोलते हैं, ये रहा हार्डनिंग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हार्डनिंग का मतलब होता है यहाँ कठोरण। क्या होता है, कठोरण, कठोरण। तो इसका जो यूज किया जाता है वो कठोरता बढ़ाने हेतु, इसकी उपयोगिता है, इसका जो यूज है आपको सीधा सीधा लिखना है, कठोरता बढ़ाने हेतु। क्या बढ़ाने के लिए,
कठोरता को बढ़ाने के लिए, कठोरता अर्थात बोले तो हार्डनेस, क्या है, हार्डनेस, हार्डनेस को बढ़ाने हेतु, इंक्रीज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये इसका यूज हो गया। ओके डन। अब मुझे याद है कि ये जो आप हार्डनेस बढ़ाने के लिए कर रहे हो, लेकिन कई चीज़ें होती है इसमें हार्डनेस बढ़ाने के लिए अगर बात करते हैं तो ये हार्डनेस किस पर निर्भर करती है, इसको अपन देखने। तो हार्डनेस बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इसको 30 डिग्री मतलब अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से देखना, इसकी परिभाषा यहाँ से जनरेट हो जाएगी। अगर अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से अधिक कितना, 30 से 50 डिग्री अधिक तापमान अगर स्टील को दिया जाता है, क्या होता, अधिक तापमान स्टील को दिया जाता है और उसे फिर तुरंत ठंडा कर दिया जाता है, तो परिणाम स्वरूप वो जो कंडीशन होगी वो क्या कहलाएगी, कठोरता, हार्डनिंग कहलाएगी स्टील की। ठीक है, तो लिखिएगा, लिखिएगा, स्टील को अपर क्रिटिकल देखना, स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर देखो, स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, ऊपरी क्रांतिक तापमान, देखना स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब ऊपरी क्रांतिक तापमान पर ऊपरी तापमान से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस अधिक ताप देकर ठंडा कर दिया जाता है, तो देखो यहाँ साफ साफ लिखा, स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर ऊपरी क्रांतिक तापमान से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस, कितना, 30 से 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान देकर ठंडा कर दिया जाता है। तो ध्यान दो, तो ठंडा कर दिया जाता है, तो अब यहाँ पर क्लियर करना, इतने तापमान पर यदि ठंडा कर दिया जाता है तो तापमान देकर तुरंत शब्द जरूर लिखना है, ये बात मैंने आपको नोट करके लिखा था, तुरंत ठंडा कर दिया जाता है तो हार्डनेस कहलाता है। तो स्टील कठोर हो जाता है, ये बात आपको क्लियर होगी कि स्टील की हार्डनेस कैसे बढ़ाए। मुझे आपको भी पता चली कि दोनों चीज़ों को क्लियर हो गया कि किस तरह से। अब स्टील की हार्डनेस जब बढ़ाई आप लोगों ने, तो इसके हार्डनेस बढ़ाने के उद्देश्य क्या क्या होगी, कि भाई क्या जरूरत पड़ी कि हार्डनेस अपन बढ़ाए, अन्यथा अपन को जरूरत ही क्या पड़ रही है कि भाई क्यों बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले है कि कोई भी चीज़ को, अब आपको हार्डनेस होगी तो उसको घिसोगे तो कम घिसेगी, मतलब घिसावट रोधी बनाने के लिए, पहला उद्देश्य है घिसावट रोधी बनाने के लिए, तो लिखो घिसावट रोधी बनाने हेतु आपने वो 100 लिख में देखिए क्या, उसमें लिखा कि लोहा लोहे को काटता है। लोहा लोहे को तभी काटता है जब एक लोहा दूसरे लोहे से ज्यादा हार्ड हो, तो मतलब कटिंग करने के लिए। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ लिखो अन्य धातुओं की कटिंग के लिए, अन्य धातुओं की कटिंग है। ठीक है, तो अन्य धातुओं की कटिंग क्रिया के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। और आपको बताता हूँ यहाँ जो तीसरे नंबर का पॉइंट है उसको ध्यान से देखना, स्ट्रेंथ का मतलब मजबूती, क्या स्ट्रेंथ मतलब मजबूती बढ़ाने है, तो जब हार्ड होगी तो मजबूती बढ़ेगी। तो ये चीजें आपको यहाँ पर क्लियर कर लेना। तो ये इसके क्या है, पर्पस है। इन 3 पर्पस से ही इसकी जो है कि हार्ड किया जाता है, इन 3 उद्देश्यों के लिए ही इसको हार्ड किया जाता है।
इसमें हार्ड करने के लिए देखिएगा मैंने क्या बोला, अब तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। तो यहाँ से एक बात नोट आपको ध्यान रखनी है कि ठंडा करने की दर पर ध्यान रखना। यहाँ जो है ना हार्डनेस था किस पर निर्भर करती है, ठंडा करने की दर पर। ठीक है, देखिएगा हार्डनेस ठंडा करने की दर व कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती हैं। अब आप देखो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, लेकिन इसमें एक और बात बताता हूँ। तो जैसे कौन कौन से पे यहाँ पर आ गया, तो पानी ले लो या ब्राइन ले लो। ठीक है, पानी, ठीक है, या तो ये पानी व ब्राइन, इनके लिए अगर आपको तत्काल ठंडा करना है या पानी से या फिर ब्राइन से करना है तो इसके लिए आएगा प्लेन कार्बन स्टील। क्या आएगा, प्लेन कार्बन इस्पात, इसके लिए आएगा प्लेन कार्बन स्टील। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। दूसरे नंबर पर जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पानी से करना है और ज़्यादा करना है, तो इसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ पर देखिएगा दो चीज़ें हैं। अब दो चीज़ें का मतलब आपको समझना है कि पहला आपको क्या है, अब एलो स्टील के लिए अगर करना है तो तेल प्रयोग करोगे, एलो स्टील के लिए करोगे तो क्या करोगे, तेल, तो तेल का प्रयोग करोगे कहाँ, एलो स्टील। ठीक है, तो एलो स्टील के लिए किसका प्रयोग हो, तेल। अब एलो स्टील भी क्लियर हो गया। लास्ट में एक और चीज़ आपके सामने जो है आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ यूँ एलो स्टील का हाई स्पीड स्टील व टंगस्टन स्टील के लिए क्या प्रयोग करेंगे, तो लिखिएगा, है ना, हाई स्पीड स्टील, उच्च गति इस्पात व टंगस्टन स्टील हेतु जो प्रयोग करोगे, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसके लिए जो प्रयोग किया जाएगा वो तेज हवा। क्या करेंगे, तेज हवा, ये बात आपको ध्यान रखना, तो तेज हवा। लेकिन याद रखना है कि नोट डाल करके हाई स्पीड स्टील के लिए, मतलब हाई स्पीड स्टील के लिए प्री हीटिंग होना जरूरी है स्टील का। तो लिखिएगा हाई स्पीड स्टील के लिए, हाई स्पीड स्टील के लिए, हाई स्पीड स्टील के लिए ध्यान रखना इस बात को कि हाई स्पीड स्टील के लिए, दोनों चीजों को क्लियर कर रहे हैं। हाई स्पीड स्टील के लिए HSS बोलते हैं इसको, ठीक है, के लिए स्टील को प्री हीटिंग मतलब पहले से हीट, ठीक है, प्री हीटिंग करना अनिवार्य है, ये बात आपको ध्यान रखना। तो इस तरह की कंडीशन आप यहाँ पर नोट कर सकते हो कि भाई जो चीज़ आपने बताई कि भाई किस तरह की कंडीशन। तो मैंने आपको यहाँ सिर्फ जो अभी पॉइंट बताया वो क्या बताया, हार्डनेस। अब आपसे पूछे कि हार्डनेस का क्या यूज है, तो आपको बताओगे इसकी कठोरता जो है बढ़ाने के लिए, जो है कोई भी स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए, मतलब स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना, बढ़ाने हेतु तो इसका प्रयोग किया जाता है। परिभाषा है स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से, ठीक है ना, ऊपरी क्रांतिक तापमान से 30 से कितने 30 डिग्री सेल्सियस से, है ना, 50 डिग्री सेल्सियस तक, 50 डिग्री सेल्सियस, है ना, से अधिक ताप दे करके उसे तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। तो ये स्टील की कठोरता निर्धारित हो जाती है। इसका उद्देश्य घिसावट रोधी बनाने के लिए, कोई भी जिसको कटिंग करे तो अपनी या फिर जो जॉब बनाए तो उसको घिसावट ना हो, अन्य धातुओं की कटिंग हो, या तो दूसरी धातुओं को काट, जब एक दूसरा भारी रहेगा तभी तो लोहे को काटेगा, ये बात है ना। तो ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ाने है तो मजबूती बढ़ाने के लिए, इसके लिए ये सारे के सारे इसके क्या है, पर्पज है, उद्देश्य है। नोट में आपको देखना, हार्डनेस अर्थात कठोरता ठंडा करने की दर एक कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है। इन दोनों चीजों पर आपको ध्यान रखना, ठंडा करने की दर और कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है। ब्राइन व पानी की अगर बात करते हैं तो प्लेन कार्बन स्टील के लिए, तेल की बात करते हैं तो एलो स्टील के लिए, हाई स्पीड व टंगस्टन स्टील के लिए तेज हवा का प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना। तो इस तरह से जो है आपको तत्काल ठंडा करना है कि धीरे धीरे करना, किस प्रकार से करना, उसी की जो है यहाँ एक कठोरता निर्भर करेगी। तो दोस्तों मैं जो बिंदु बता रहा हूँ बहुत ही काम के थे, इनको उतार लीजिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखे हैं, लिख लीजिएगा।
आपने उतार लिया तो आगे बात करते हैं अपन दोस्तों। देखिएगा, यहाँ मैंने आपको बताया था हार्डनिंग। पहली विधि की परिचर्चा कर ली कि कठोरता क्या होती है। तो स्टील की कठोरता बढ़ाने हेतु जो है हार्डनिंग विधि प्रयोग में लाई जाती है, और इसकी परिभाषा इससे बनती है कि स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, ऊपरी क्रांतिक तापमान से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस अधिक ताप देकर के तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। तो स्टील क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ये विधि आपकी हार्डनिंग कहला जाती है। इसका प्रमुख उद्देश्य है घिसावट रोधी बनाने हेतु और अन्य धातुओं की कटिंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ स्ट्रेंथ बढ़ाना है तब भी इसका यूज आता है। हार्डनेस, ठंडा, देखिएगा हार्ड, इसकी जो हार्डनेस है वो ठंडा करने की दर तथा कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है पानी और ब्राइन घोल के लिए इस बात का प्रयोग करते हैं। हाई स्पीड के लिए देखिएगा स्टील के लिए यहाँ पर जो है प्रीहीटिंग जरूरी है, और तेल के लिए एलो स्टील, जबकि हाई स्पीड स्टील व टंगस्टन के लिए तेज हवा का प्रयोग किया जाता है, तब जाकर के वो कठोर हो जाता है। इसके बाद एक और आता है तो जिसका नाम सुना है आपने, टेम्परिंग। क्या है? नंबर 2 पर अपन चर्चा करते हैं। तो टेम्परिंग क्या था? टेम्परिंग, मैं इसको क्रमबद्ध रूप से क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब है आपको तापन। मैं बताता हूँ इसकी वजह समझना थोड़ा सा। तापन, तापन का मतलब क्या होगा, ध्यान देना। तापन का मतलब होगा क्या, समझो। मतलब ताप देना, सीधी सी बात है। थोड़ी देर पहले आपने क्या किया था, हार्ड किया था। तो स्टील जब हार्ड हो जाता है तो उसके अंदर भंगुरता का गुण आ जाता है, और जब भंगुरता का गुण आ जाता है तो वो टूट जाएगा चोट मारने पर। अतः उसकी टफनेस बढ़ाने, उसका टफनेस मतलब चिमड़ापन को क्या बढ़ाना, और यहाँ पर उसके साथ में क्या है, भंगुरता को कम करने का एक उद्देश्य होता है, जिसके लिए टेम्परेचर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है कि इसका यूज क्या करते हैं। तो भंगुरता को कम करके, भंगुरता को कम करके टफनेस बढ़ाना, यूज यूज में देखो आप, भंगुरता को कम करके, भंगुरता, ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस को कम करके टफनेस, टफनेस का मतलब था चिमड़ापन। यहाँ पहले चिमड़ापन लिखो, चिमड़ापन, टफनेस। टफनेस को बढ़ाना, ये इसका प्रमुख कार्य है। अब आप यहाँ समझ सकते हो कि इसका जो उपयोग है वो क्या करते हैं। एक्चुअली में इसका मोस्टली जो उपयोग है आप समझ सकते हो, भंगुरता को कम करके, भंगुरता मतलब ब्रिटलनेस को कम करना है, और क्या टफनेस को क्या करना है, बढ़ाना, इंक्रीज करना। ये दोनों आपको यहाँ पर याद रखना होगा, ठीक है। इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, ठीक है। परिभाषा की अगर बात करते हैं तो ऐसा बनेगा कि स्टील को क्या करते हैं, स्टील को क्या किया था, गर्म किया था। स्टील या फिर कोई पार्ट्स समझिए, ठीक है, उसको गर्म किया तो उसके अंदर भंगुरता का गुण आ जाता है। उस भंगुरता को कम करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है तो वो होता है टेम्परिंग। क्या, तो लिखिएगा, स्टील का पार्ट्स या टूल, औजार, टूल्स की हार्डनिंग करने से एक बात आपके लिए कहो, देखिए यहाँ हार्डनिंग करने से क्या होगा, ठीक है। भंगुरता के गुण को कम करने के लिए टेम्परिंग विधि अपनाई जाती है। विधि का प्रयोग किया जाता है। आप समझो यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ टेम्परिंग विधि का प्रयोग
करते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो, यहाँ तक कि आपको स्टेप क्लियर होना चाहिए कि कैसी चीज़ें आपके सामने होगी। चलिए मैं और आगे बताऊं, इसमें एक चीज़ और आपके सामने, वो है उद्देश्य। इसका क्या क्या उद्देश्य है जिस चीज़ को अपन को देखना है यहाँ पर, तो उस चीज़ का अपन यहाँ जिक्र कर सकते हैं। पहला उद्देश्य है हार्डनेस व भंगुरता को कम करना। हार्डनेस व भंगुरता को कम करना। हार्डनेस व भंगुरता को कम करना, ठीक है, ये है। दूसरा एक और उद्देश्य है, तो वो क्या है, आंतरिक तनाव दूर करने हेतु, आंतरिक तनाव दूर करने हेतु, ये चीज आपको क्लियर होगी। और तीसरा एक और है यहाँ जिसको अपन समझ सकते हैं, टफनेस व झटकों को सहन कर सकते हैं। टफनेस व झटकों को सहन करने की शक्ति को बढ़ाने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखो, ये पर्पज, इसका उद्देश्य आपको समझाया। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बताया आपको तापन। तापन का मतलब होता है टेम्परेचर, और टेम्परिंग का मतलब उद्देश्य होता है भंगुरता, बिटरनेस को कम करना, को कम करके चिमड़ापन को क्या करना है, इंक्रीज करना। यह कंडीशन चाहिए। परिभाषा स्टील का पार्ट्स या फिर टूल्स की हार्डनिंग से भंगुरता हार्डनिंग होती है, तो उससे भंगुरता बढ़ जाती है। भंगुरता को गुण को कम करने के लिए टेम्परिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। और इससे जो होता है, इसका उद्देश्य होता है हार्डनेस और भंगुरता को कम करना। ये प्रमुख उद्देश्य है। आंतरिक तनाव की बात करते हैं तो वो इंटरनल जो स्ट्रेस होता है उसको कम किया जाता है। टफनेस और झटकों को सहन करने के लिए, अर्थात शांति प्रतिरोध बोलते हैं, तो वो इसके अंदर उत्पन्न हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, वो किसके द्वारा होगा, टेम्परिंग के द्वारा ही होगा। तो ये चीज़ आपका चिमड़ापन, यहाँ पर आप समझ सकते हो, टफनेस को चिमड़ापन कहते हैं। तो ये बात आपको क्लियर होगी। डन है। इस तरह को आप समझ सकते हो। तो एक चीज को आप यहाँ क्लेरिफाई कर सकते हो, पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, क्लियर कर सकते हो। तो लिखिए दोस्तों, आपने बता लिया। अपन और आगे बात करते हैं इसी में ही, जो कि अपन पढ़ने जा रहे हैं यहाँ टेम्परिंग का मतलब तापन होता है। तापन को मैंने पढ़ाया है कि भंगुरता को कम करके चिमड़ापन को, टफनेस को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से इसकी परिभाषा बनती है कि स्टील पार्ट्स या टूल्स की हार्डनेस को, यहाँ पर भंगुरता गुण को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक्चुअल में इसीलिए जो है ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, विधि अपनाई जाती है। इसका प्रमुख उद्देश्य है हार्डनेस और भंगुरता को कम करना, आंतरिक तनाव को दूर करना एवं टफनेस व झटकों को सहन करने के लिए शांति प्रतिरोध उत्पन्न करना। इस तरह की कंडीशन यहाँ पर होती है। ये था अपना क्या था, यहाँ तापन। अब आगे देखो, मैं बताता हूँ आपको। इसमें और बिंदुओं पर बात करते हैं। आपने सुना हो तो एनेलिंग क्या होता है। एनेलिंग, देखिए एनेलिंग जो होता है उसके बारे में अपन बात करते हैं कि एनेलिंग क्या होता है। ठीक है, तो लिखिए एनेलिंग। अब एनेलिंग के बारे में आपने तो सुना तो होगा, तो वही चीज अपनी यहाँ लिखिए। लिखिए आप सब, एनेलिंग क्या है, इसमें ध्यान दो। तो सबसे पहली बात बता दो आपको, तो इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका यूज क्या होगा, ये सब चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको सबसे पहले मशीन योग्य मुलायम बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ये बात आप लिखना। तो इसका प्रमुख उपयोग जो है, जो यूज है, वो मशीन योग्य मुलायम बनाने के लिए। ठीक है, तो मशीन स्टील को, किसको, यहाँ ध्यान रखना, स्टील को। ठीक है, स्टील को मशीनिंग योग्य मुलायम बनाने हेतु ये बात आपको क्लियर होगी। तो इसको मशीनिंग योग्य मुलायम बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन, यहाँ स्टील का। तो स्टील को मशीनिंग योग्य मुलायम बनाने के लिए जो है यहाँ किसका प्रयोग करते हैं, एनेलिंग विधि का। आपको इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, नाम इसका जो है एनेलिंग है, मतलब ये समझे, तापमान तो दिया जाएगा, मतलब एनेलिंग तापमान दिया जाएगा। कौन सा, एनेलिंग। इसको क्या, एनेलिंग में कौन सा तापमान, एनेलिंग तापमान। तो देखिए नियत तापमान लगभग दिया जाता है। ठीक है, तो नियत तापमान देते हैं, तो एनेलिंग को कहलाता है। और एनेलिंग में क्या होता है कि कोई भी स्टील पार्ट्स को
स्टील को या टूल्स को या पार्ट्स को एक नियत तापमान पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, और उसी नियत तापमान पर उसको ठंडा किया जाता है। जैसे भट्टी में ही अगर उसको रहने देंगे गर्म करके, या तो भट्टी में ठंडा कर लेंगे, या रेत में डाल देंगे, चूने में डाल देंगे, इस टाइप की स्टेप अपनाएं, ठीक है। तो वो आपको क्या होगा कि यहाँ एनेलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो लिखिए इसमें, तो देखिएगा इस विधि में स्टील को एनीलिंग ताप पर गर्म करके जॉब को उसी ताप पर या भट्टी में यो उसी ताप पर यहाँ ध्यान रखना, उसी को मतलब उसी ताप पर बिल्कुल धीरे धीरे बना लेते हैं, कम करते हैं धीरे धीरे, उसी ताप पर, एनेलिंग ताप पर ही समझना, उसी ताप पर एनेलिंग ताप पर या भट्टी में या चूने में या रेत में डालकर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, जिससे पार्ट्स मशीनिंग योग्य बन जाता है, जिससे पार्ट्स या कहे तो जो मशीनिंग योग्य बन जाता है। ये बात आप सुन लो, तो इस तरह की स्टेप आपके साथ हो जाती है। तो यहाँ पार्ट जो है मशीनिंग योग्य बन गया, ये परिभाषा आपके सामने होगी, इसको बोलते हैं एनेलिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? एनेलिंग। तो आपने ये देखा कि मैंने जो बताया आपको, ये बताया एनेलिंग। तो एनेलिंग में आपने देख लिया कि इस टाइप की स्टेप आपके साथ हुई। तो स्टील को मशीनिंग योग्य मुलायम बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया। इसमें अपन परिभाषा लेके इस विधि में स्टील को एनेलिंग ताप पर गर्म करके जो को उसी ताप पर भट्टी में ही या चूने या रेत में डालकर धीरे धीरे क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, और जिससे पार्ट्स को क्या मशीनिंग योग्य बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ये चीजें आपके सामने क्लियर होगी कि क्या हुई, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इसमें एक चीज आपको मैं नोट डाल के लिखना चाहता हूँ, ठीक है। वो क्या है कि यहाँ पर आपको बस तापमान कार्य की मोटाई पर निर्भर करता है। तो इसमें जो तापमान दिया जाता है, इसमें जो एनेलिंग तापमान दिया जाता है वो कार्य की मोटाई पर निर्भर करता है। तो लिखिएगा इसमें एनेलिंग तापमान कार्य कहे तो जो की मोटाई थिकनेस पर निर्भर करता है, ठीक है। यहाँ तक मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत आपको, तो साफ साफ लिखा कि इसमें एनेलिंग ताप पर कार्य या जॉब की मोटाई पर जो है निर्भर करता है। तो इस तरह की स्टेप आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो कि कैसे स्टेप आपके साथ बन रही है। दोस्तों एक एक चीज को आप यहाँ देख पा रहे हो, मैंने वही बात आपको यहाँ पर बताने की समझाने की कोशिश की है। फिर और आगे देखते हैं इसी क्रम में। ये था अपना यहाँ किसकी बात रहे, इस विधि में स्टील को क्या किया था, कहाँ तक किया था, कैसे किया था, इन सब के बारे में आपको मैंने बताया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखते हैं तो क्या हुआ, ठीक है। आगे देखो तो इसमें उद्देश्य देखिएगा, अब इसका पर्पज क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा कि भाई इसका जो पर्पज है, मेन पर्पज वो क्या है। तो देखिएगा यहाँ इसी चीज को अपन जोड़ करना है। तो पर्पज आपका जो है इसमें है क्या, ठीक है। तो पर्पज की अगर बात की जाए तो क्या क्या उद्देश्य है। तो पहले तो स्टील को मशीन योग्य मुलायम करने के लिए पहला जो उद्देश्य है इसमें स्टील को मशीनिंग योग्य मुलायम सॉफ्ट बनाने हेतु, ये ही प्रमुख है। ये एग्जाम की दृष्टि से आपसे पूछा जाता है कई बार, ठीक है, ध्यान रखना। वैसे तो आपके इसके सारे के सारे प्रमुख है, लेकिन जो बात है आपको देखना, इसके बाद डक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या, डक्टिलिटी तन्यता को बढ़ाने हेतु, इंक्रीज करने हेतु
ये आपको ध्यान रखना। डक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए ये कंडीशंस होगी। इसके बाद एक और चीज़ आपके सामने आ जाती है ग्रेन साइज डिफाइन करने के लिए। ग्रेन साइज रिफाइन करने हेतु, डिफाइन करने हेतु इसका उपयोग करते हैं। और लास्ट में अगर बात करते हैं तो एक और चीज़ आ जाती है, वो आती है यहाँ पर देखिएगा, एक आपको यहाँ पर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल, ठीक है, लिखिएगा इलेक्ट्रिकल व मैग्नेटिक गुणों में सुधार करने हेतु आप देखो यहाँ पर। इसके बाद एक और चीज आ जाती है आंतरिक तनाव को कम करने के लिए। आंतरिक तनाव को कम करने हेतु, चलो अब देखो यहाँ पर जो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ वो है एनेलिंग। एनेलिंग से क्वेश्चंस आपका हर बार एग्जाम आता है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपको मशीनिंग जो है बहुत बिंदु योग्य है। तो स्टील को मशीनिंग योग्य मुलायम बनाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो एनेलिंग क्रिया होती है। इसमें इस विधि में स्टील को एनेलिंग ताप पर गर्म करके जो को उसी ताप पर ठंडा या भट्टी में ठंडा या चूल्हे में ठंडा या रेत में ठंडा डाल कर धीरे धीरे स्लो प्रोसेस से क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। जिस विधि में यही प्रक्रिया, जिससे पार्ट्स क्या होता है, मशीनिंग योग्य बन जाता है। क्या किस योग्य बन जाता है, मशीनिंग योग्य बन जाता है। इसमें एनेलिंग तापमान पर कार्य की मोटाई पर निर्भर करता है। जो यहाँ पर होगा जॉब की मोटाई पर। इसका पहला प्रोसेस जो है, इसमें उद्देश्य जो है पर्पज स्टील को मशीनिंग योग्य बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने हेतु, डक्टिलिटी बढ़ाने के लिए, रिफाइन करने के लिए, ग्रेन को इलेक्ट्रिकल और चुंबकीय तथा वैद्युतिक चुंबकीय तथा मैग्नेटिक जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल गुणों में सुधार के लिए, आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए, ये सब इसके पर्पज होते हैं जो आप समझ सकते हो, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, क्लियर कर सकते हो। और भी आगे इसी क्रम में आगे बात करेंगे, लेकिन अभी इसको उतार लो। एक स्क्रीनशॉट बनता आपको बढ़िया वाला। ये था आपका यहाँ पर एनेलिंग। एनेलिंग वाला चैप्टर भी आपने खूब विस्तार से पढ़ा दोस्तों कि एनेलिंग क्या होता है। मतलब नाम ही इसका एनेलिंग इसलिए पढ़ा कि इसको ताप पर जो गर्म किया जाता है वो एनेलिंग ताप पर गर्म किया जाता है, और मशीन योग्य बनाने के लिए ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। ये बात आपको मैंने यहाँ क्लियर कर दी। आप पढ़ रहे हो यहाँ हीट ट्रीटमेंट की विधियाँ, और इसमें मैंने बता दिया कि एनेलिंग ताप पर गर्म करके जो को उसी ताप पर या फिर भट्टी में ही या फिर यहाँ चूने में रेत में डालकर धीरे धीरे स्लो प्रोसेस से क्या कर दिया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है, जिससे पार्ट्स मशीनिंग योग्य बन जाता है। और मशीनिंग योग्य बनाने के लिए तो एनेलिंग क्रिया की जाती है। यहाँ तक भी क्लियर हो गया। इसमें एनेलिंग तापमान पर मोटाई जो है सारे इस पर निर्भर करता है कि कितना तापमान दिया जाता है, वो जॉब की या कार्य की मोटाई पर निर्भर करता है। इसका उद्देश्य होता है मशीनिंग योग्य सॉफ्ट बनाने के लिए, ठीक है। दूसरा है इसका उद्देश्य डक्टिलिटी मतलब तन्यता को बढ़ाने हेतु। तीसरा उद्देश्य है ग्रेन साइज डिफाइन हेतु। चौथा उद्देश्य है यहाँ इलेक्ट्रिकल चुंबकीय तथा मैग्नेटिक गुणों में यहाँ पर जो है वैद्युतिक तथा मैग्नेटिक गुणों में जो है क्या करने के लिए, सुधार करने के लिए, आंतरिक तनाव को कम करने हेतु। ये सारे के सारे जो है इसका एनेलिंग जो है, जो प्रक्रिया, जो ऑपरेशन, जो कार्य के लिए जो विधि अपनाई जाती है, इसका महत्व है। अब देखो आगे, यहाँ तक तो आपने देख लिया। एक और बचा है जिसका नाम है नॉर्मलाइजिंग। क्या है नॉर्मलाइजिंग? लिखिए यहाँ पर नॉर्मलाइजिंग। ठीक है। नॉर्मलाइजिंग क्या होता है? नॉर्मलाइजिंग का मतलब सामान्यकरण, और सामान्यकरण को तो आप समझ सकते हो कि ये क्या चीज होगी। तो लिखिए नॉर्मलाइजिंग, ठीक है। तो सामान्यकरण, तो लिखिए सामान्यकरण, ठीक है। तो सामान्यकरण क्या होगा, इसको भी अपन को समझना होगा। ये आपका नॉर्मलाइजिंग। अब दोस्तों यहाँ तक तो आप समझ गए कि सामान्यकरण की प्रोसेस क्या होगी और किस तरह की चीज़ें आपके सामने आएगी। तो यहाँ समझिए, पहला है आपकी नॉर्मलाइजिंग। इस क्रिया की बात करते हैं, सामान्यकरण की बात। इसमें क्या होगा, ठीक है। मैं बताऊं कि इसमें एक तापमान होता है अपर क्रिटिकल तापमान,
ये सब्जी अपर क्रिटिकल तापमान से उच्चला क्रांतिक बिंदु तापमान से क्या करते हैं, अपर क्रिटिकल तापमान में 30 से 50 डिग्री अधिक टेम्परेचर दिया जाता है। उसके बाद उसको स्थिर हवा में छोड़ दिया जाता है ठंडा करने के लिए। उसके बाद जो हमें प्राप्त होता है वो जो होगा नॉर्मलाइज होगा। नॉर्मलाइज होगा, परिणाम स्वरूप इसमें एक विशेष बात हो जाती है कि इसका जो उद्देश्य हो जाएगा उसमें आंतरिक तनाव कम हो जाएगा, ग्रेन साइज में सुधार हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो हो इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो हो उसमें काफ़ी सुधार होगा और ये चीज़ें सारी आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तनाव भी कम हो जाएगा। तो लिखिए सबसे पहले यहाँ पर इसमें किस तरह से करते हैं, तो यहाँ लिख लीजिएगा, देखिएगा यूँ लिखिएगा, इस विधि में ठीक है, विधि में जौ को ऊपरी क्रांतिक तापमान से 30 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस अधिक ताप देकर उसे स्थिर हवा में छोड़ दिया जाता है जिससे जॉब नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, अब नॉर्मल जब हो जाता है तो इसके क्या क्या पर्पज हो जाते हैं, इसके उद्देश्य क्या हो जाते हैं। तो उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, इसका जो पर्पज है, इसका जो उद्देश्य है, इसको आपको क्लियर करना होगा। सबसे पहले इसमें आंतरिक तनाव को दूर करना। ठीक है, तो लिखो इंटरनल स्ट्रेस, आंतरिक तनाव को दूर करना। ठीक है, दूसरा एक और चीज़ है आपके सामने, वो है इसका ग्रेन साइज सुधारना। ठीक है, यहाँ और चौथा आपका तीसरा जो आपका है वो ग्रेन साइज के बाद यांत्रिक गुणों की प्राप्ति के लिए, प्राप्ति हेतु। तो यहाँ ये तीनों जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पहला, दूसरा, तीसरा, इनको आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ जो है इसको जो है नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए, अगर नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए आपसे पूछा जाए कि सामान्य स्थिति में या नॉर्मल स्थिति के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसमें जो है हवा में, सामान्य हवा में छोड़ा जाता है। किसमें, सामान्य हवा के अंदर इसको ठंडा किया जाता है। क्या किया जाता है, ठंडा। ये आपको ध्यान रखना, सामान्य हवा के अंदर इसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। तो ये कंडीशंस आपकी बन जाती है, इससे आप क्लियर कर सकते हो ये आपका नॉर्मलाइजिंग सामान्यकरण। ठीक है, तो इससे आपको काफ़ी चीज़ों में जो है देखने को मिला। तो ये था आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजिंग जो मैंने आपको बताया, इसको बता लीजिएगा। इसके बाद लास्ट प्रोसेस को हम और पढ़ेंगे और से लिख लो। तो दोस्तों ये आपने नॉर्मलाइजिंग का लिया है। अब आपको इसमें जो है बचा है, तो क्या बचा है, देखिए मैं यहाँ पर नॉर्मलाइजिंग के बाद आपको और बताता हूँ। एक और होता है जिसको बोलते हैं सरफेस हार्डनिंग। सरफेस हार्डनिंग क्या होगा इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन आपने नॉर्मलाइजिंग का मतलब आपने समझ लिया कि नॉर्मल करना, सीधी सीधी बात, जैसा नाम वैसा काम। तो नॉर्मल करने के लिए ग्रेन सुधार हो जाएगा, यांत्रिक गुणों की प्राप्ति हो जाएगी और इस तरह की सारी चीज़ें आपको देखना होगा। तो नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए, सामान्य स्थिति में लाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर अपन हीट ट्रीटमेंट की जो विधि करते हैं नॉर्मलाइजिंग, वो आपको यहाँ पर क्लियर होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि एक और है तो कौन सी है, वो है सरफेस हार्डनिंग। क्या है, 5वें नंबर की है सरफेस हार्डनिंग। क्या है, सरफेस हार्डनिंग। ठीक है, यहाँ पर देखो सरफेस हार्डनिंग। ठीक है, सरफेस हार्डनिंग का मतलब, सरफेस का मतलब था सतह और हार्डनिंग का मतलब था कठोरण। तो इसको यूँ लीजिएगा आप, सतह कठोरण। क्या लोगे, सतह कठोरण। अब सतह कठोरण का मतलब क्या होता है, इसको आपको समझना होगा। देखिए यहाँ तक तो मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें देखो सरफेस हार्डनिंग में क्या है, इसका पर्पज है।
पर्पज क्या है, घिसावट रोटी बनाना है। सबसे पहली बात तो करते हैं सरफेस हार्डनिंग में घिसावट रोटी बनाना है। तो घिसावट को अगर रोटी कोई कोई बनाना है जॉब को, तो उसके लिए सरफेस हार्डनिंग करेंगे। जिसमें क्या होता है, इसमें सरफेस जो ऊपरी सतह है, इसमें जॉब की ऊपरी सतह को क्या किया जाता है, हार्ड किया जाता है। ठीक है, तो लिखिएगा इसमें, देखिए इसमें इसमें जॉब की ऊपरी सतह को हार्ड कठोर किया जाता है कठोरण किया जाता है। ये बात। अब इसके उद्देश्य क्या प्राप्त होते हैं अगर इसका कठोरण करेंगे तो? ध्यान रखना, इसका जो है पर्पस क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या होगा, इसको समझ लेना आप। इसका जो उद्देश्य होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो आप देखना, सबसे पहला जो उद्देश्य है इसको समझिएगा। तो यहाँ सबसे पहला है घिसावट होती, क्या होगा, जो होगा घिसावट होती है, घिसावट होती। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये क्लियर कर सकते हो कि इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है घिसावट रोधी। अब आपको ये भी क्लियर हो गया कि ये जो स्टेप बनी हुई है कैसी बनी है, तो घिसावट रोधी की स्टेप आ गई। दूसरे नंबर की अगर आप बात करते हैं तो वो क्या आएगा, यहाँ ये भी समझना है। ठीक है, अच्छी सर्विस स्थिति, तो अच्छी सर्विस की स्थिति हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना, अच्छी सर्विस स्थिति, इसमें देखना आपको, ये बात भी आपको क्लियर हो जाएगी। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब लॉन्ग समय तक वो सर्विस देगा, अच्छी सर्विस स्थिति, कंडीशन बोल सकते हो या स्थिति बोल सकते हो। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया। डन। मैं आपको और बताता हूँ, नेक्स्ट आपको ध्यान देना है इसमें, और ध्यान दो। ठीक है, तो लंबा जीवन काल, ठीक है, लॉन्ग लाइफ, लंबा जीवन काल, है ना। तो यहाँ जो जीवन काल है वो लंबा है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक और बात बताऊँ तो हार्ड सरफेस क्या होती है, हार्ड सरफेस, तो यहाँ आप समझ सकते हो हार्ड सरफेस, इसमें आपको ये भी क्लियर कर लेना है। इसके बाद एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, कोर को टफ बनाना, कोर टफ, तो ये भी आपको यहाँ इसी से प्राप्त होती है। इसके बाद एक और चीज़ आपको बताऊं तो वह झटकों को सहने लायक, झटकों को सहन करने लायक, सहने लायक, तो इसी से बनता है। यहाँ आप देखो ये सारे के सारे इसका पर्पज होता है, जो आप समझ सकते हो कि कौन कौन से पर्पज मैंने यहाँ बताए। तो पहला पर्पज है घिसावट होती है, दूसरा पर्पज अच्छी स्थिति में सर्विस देगा ये, है ना, क्योंकि लॉन्ग लाइफ चलेगा इससे, और लॉन्ग लाइफ के साथ में जब सर्विस अच्छी देगा तभी तो लॉन्ग लाइफ चलेगा, है ना। हार्ड सरफेस रहेगी इसकी, कोर भी टफ रहेगा, है ना, यहाँ झटकों को सहने लायक रहेगा, मतलब श्रांति प्रतिरोध आ जाएगा। कौन सा प्रतिरोध आ जाएगा, श्रांति प्रतिरोध को, झटकों प्रतिरोध के कारण ही झटकों को सहन करते हैं। तो यहाँ ये चीज़ आपके यहाँ हो जाएगी। तो इस तरह की सारी जो है सतह कठोरण में कंडीशन लागू होगी। अब सतह कठोरण की भी कई विधियाँ हैं जिनको अपन एक एक करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट और ले लो, फिर आगे और बात करते हैं विस्तार से। ये था आपका सरफेस हार्डनिंग, और सरफेस हार्डनिंग के बारे में मैंने बेसिकली आपको बताया। सरफेस हार्डनिंग की भी कई विधियाँ होती है। इन सरफेस हार्डनिंग की जो विधियाँ हैं इसको भी अपन देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं तो इसमें आएगा केस हार्डनिंग। क्या आएगा, केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग में वही केस का मतलब केस को हार्ड करने वाली बात है। तो ये केस हार्डनिंग इसकी विधियाँ आएगी। तो इसमें विधियाँ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, विधियाँ। इसके भी मेथड है, इन विधियों को अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो मेथड है, जैसे अपने यहाँ इसकी विधियाँ पढ़ रहे थे, इसकी प्रकार की यहाँ विधियाँ, तो इसकी पहली ही विधि है यहाँ पर, ध्यान रखना, केस हार्डनिंग। क्या है, केस हार्डनिंग, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। केस हार्डनिंग का मतलब होता है, यहाँ केस का मतलब वही सतह है, ठीक है, हार्डनिंग का मतलब कठोरा, ठीक है, या फिर यहाँ ये समझिएगा कि केस कठोरा। ठीक है, बात एक ही है, इस चीज़ को आपको क्लियर कर लेना है। मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि पहले केस हार्डनिंग विधि कहाँ प्रयोग में आ जाती है। जैसे माइल्ड स्टील को लो कार्ब स्टील भी कहते हैं। इसमें 25% जो है कार्बन की मात्रा पाई जाती है, बहुत कम होती। इसी वजह से इसको हार्ड नहीं किया जा सकता। जब कार्बन को अपन हार्ड नहीं किया जा सकता तो इसका मतलब कोई ना कोई तो ऑपरेशन उसको करेंगे। अब कोई ऑपरेशन इसलिए करेंगे क्योंकि उसको झटके सहने लायक बनाएंगे। तो झटके जब सहने लायक बनाएंगे, अर्थात यहाँ जब उसको इस लायक बनाया जाए तो इसके लिए कोई ना कोई तो ऑपरेशन किया जाता, तो उसकी ऊपरी सतह को जो है क्या कर देते हैं, हार्ड कर देते हैं। तो वो जो कंडीशन आती है आपकी, वो केस हार्डनिंग कहलाती है, और इसको बोलते हैं केस हार्डनिंग। ठीक है, तो यहाँ आपको देखेगा इससे क्या है, झटके सहन कर सके और कंपन को सहन कर सकते, इस लायक ये बन जाएगा। ठीक है, तो लिखिएगा
यहाँ पर लिखिएगा। इसका जो क्या होता है, इसमें पहला पॉइंट आप ध्यान से देखो। इसमें अगर बात करते हैं तो देखिएगा, घिसने से माइल्ड स्टील को, ठीक है, देखो माइल्ड स्टील, ठीक है, इसको बोलते हैं मृदु इस्पात, मृदु इस्पात। इसको ही लो कार्बन स्टील की संगति को घिसने से बचाने के लिए, बचाने हेतु, देखो यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं अपन की केस हार्डनिंग, सतह कठोर माइल्ड स्टील मतलब मृदु इस्पात को घिसने से बचाने के लिए, किसके लिए, घिसने से बचाने हेतु, ठीक है, हेतु केस हार्डनिंग की जाती है, केस कठोरण किया जाता है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो पहला यहाँ पर क्लियर कर दिया अपन कि माइल्ड स्टील को घिसने से बचाने के लिए क्या क्या किया जाता है, क्योंकि माइल्ड स्टील को जो है हार्ड नहीं किया जाता, ठीक है। कारण, कारण क्योंकि माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील को एमएस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमएस, एमएस इसी को बोलते हैं, या लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, निम्न कार्बन, निम्न कार्बन इस्पात को हार्ड नहीं किया जा सकता, हार्ड मतलब कठोर, कठोरण नहीं किया जा सकता है। ये बात आपको क्लियर होगी। तो यहाँ लिखा साफ साफ कि माइल्ड स्टील को, यहाँ लो कार्बन स्टील को हार्ड नहीं किया जा सकता, मतलब कठोर नहीं किया जाता। तो इस तरह की स्टेप आपके सामने यहाँ पर बैठ जाती है, जिससे आप यहाँ क्लियर कर सकते हो। तो कारण आपको यहाँ स्पष्ट हो गया, क्योंकि माइल्ड स्टील को जो है अपन क्या नहीं कर सकते, हार्ड नहीं कर सकते, इसीलिए कारण नहीं किया जाता। कारण, इसका भी कारण है, हार्ड न करने का भी कारण, कारण पे कारण, ध्यान रखना, कारण पे भी कारण। हार्ड इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। तो कारण लिखिएगा इसमें, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम अर्थात 0.25% पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना, इसीलिए ये है, आपको ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पर ये करते हैं। अब इसका जो है ये तो अपन ने कर लिया, लेकिन उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य आपको ध्यान देना है। इसका उद्देश्य झटके सहन के लिए क्या है, पहला झटके सहने लायक, झटके सहन हेतु। दूसरा एक और उद्देश्य है इसका, कंपन सहन करने के लिए, वाइब्रेशन, कंपन सहन हेतु, ठीक है, कंपन सहने के लिए, झटके सहने के लिए इसका यहाँ पर यूज होता है। इसमें आपको यहाँ पर मैंने जो सारी चीज़ें लिखानी थी वो लिख दी है कि इसको किस तरह की कंडीशन है, माइल्ड स्टील से लेकर के ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में जरूर आएगा आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाता है अक्सर हर बार। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको भी क्लेरिफाई किया मैंने और आगे बताऊंगा कि कैसे आया था। इस पर आप ध्यान दो, फिर और बात करते हैं, लेकिन इसको उतार लो, फिर और इसी प्रकार में और आगे बात करें। तो ये आपने देख लिया, मैंने आपको यहाँ पर बताया है केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग में आपने परिचर्चा कर ली कि भाई केस हार्डनिंग किस पर की जाती है, तो आपको बताना माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील को ही अपन लोग कार्बन स्टील कहते हैं। यहाँ इसी पर कैसे हार्डनिंग क्रिया की जाती है, ये बात आपको क्लियरिफाई होना ही चाहिए कि केस हार्डनिंग क्रिया कहाँ और किस प्रकार से की जाती है, और इसका उद्देश्य होता है झटकों को कम करना और वाइब्रेशन को सहन करना। ये है आपका सतह कठोरण। ओके दोस्तों, तो यहाँ जिस प्रकार से मैंने बताया है कि इसकी विधियाँ अपन ये पढ़ रहे हैं, इसकी विधियाँ जो अपने केस हार्डनिंग पढ़ी, क्या पढ़ी, केस हार्डनिंग। तो इसकी विधि अपने पास थी केस हार्डनिंग। अब केस हार्डनिंग आपने पढ़ लिया, लेकिन एक बात बताइए मुझे, केस हार्डनिंग की भी तो विधियाँ होगी ना, तो इसकी भी विधियाँ, अब देखो आप बड़ी यहाँ पर ध्यान देना, इसकी भी विधियाँ कौन कौन सी है यहाँ पर, इस पर भी ध्यान देंगे। सबसे पहली जो विधि है यहाँ है कार्बोडाइजिंग, कार्बोडाइजिंग।
अब सबसे पहले जो विधि है कार्बोराइजिंग, ध्यान दो कार्बोराइजिंग क्या होता है, इस पर ध्यान दो। कार्बोराइजिंग इसमें क्या होता है, कार्बोराइजिंग में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कार्बोराइजिंग जो विधि है तो इसमें एमएस प्लेट पर कुछ गहराई कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाता है। तो लिखिएगा इसमें माइल्ड स्टील मर्द इस्पात माइल्ड स्टील की प्लेट पर कुछ गहराई में कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है, ये बात आपको ध्यान रखना। तो इस तरह से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसी स्थिति आपके साथ आती है। तो ये देखो, तो इसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है कुछ गहराई में, ठीक है। तो इसमें भी आपके जो है कई विधियां, अब इसमें विधियां ऐसे कैसे, इसमें भी विधियां, विधियों पे विधियां, तो यहाँ पर भी मेथड है। चलो इसमें कौन कौन से मेथड है, तो 3 मेथड है। तो सबसे पहला आप पढ़ लीजिएगा कौन सा आएगा, तो यहाँ पर आपका आता है पैक कार्बोराइजिंग, ठीक है, पैक कार्बोराइजिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पैक कार्बोराइजिंग क्या होगा, तो इसमें आप समझो कि पैक कार्बोराइजिंग, ठीक है। अब यहाँ पैक कार्बोराइजिंग में जो कंडीशंस आएगी आपको इस पर ध्यान रखना है कि पैक कार्बोराइजिंग के अंदर 1 से 2 mm तक जो है सतह पर, क्या सतह पर, एमएस की सतह पर, एमएस माइल्ड स्टील की सतह पर 1 से 2 mm तक कार्बन की परत जमा की जाती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, जमा की जाती है। ये आपका इसका हो गया पैक। पैक के बाद एक और आता है जिसको अपन यहाँ गैस कार्बोराइजिंग बोलते हैं, गैस कार्बोराइजिंग, ठीक है, डन। गैस कार्बोराइजिंग क्या होगा, इसको भी ध्यान से देखो, क्लियर करो कि गैस कार्बोराइजिंग होता क्या है। तो इसमें गैस का प्रयोग किया जाता है, इसमें कार्बन की एमएस पर, किस पर, माइल्ड स्टील की सतह पर 1 mm तक कार्बन की मात्रा जमा, कार्बन की परत मात्रा जमा की जाती है, वही परत या मात्रा जमा की जाती है। इसके बाद आता है लास्ट में एक और जिसका अपन जिक्र कर रहे हैं यहाँ, लिक्विड। क्या आता है, लिक्विड में आपको देखो लिक्विड क्या होगा, इसमें क्या कंडीशन है, लिक्विड कार्बोराइजिंग, ठीक है, डन। तो लिक्विड का मतलब होता है तरल, कार्बोराइजिंग। तो आप समझो, इसको क्लियर करो कि लिक्विड कार्बोराइजिंग जो होता है वो कौन सा होगा, इसको समझना, ठीक है। लिक्विड कार्बोराइजिंग जो है एमएस की परत पर, कोई भी एमएस की सतह पर कोई भी है ना वांछित मात्रा जमा करता है, जो वांछित मात्रा है वो जमा किया जाता है। इसमें जो है यूज किया जाता है, उसका यूज देखिएगा, जो मिश्रण इसमें जो यूज करते हैं उसका यूज आप देख सकते हो। सोडियम क्या आता है, सोडियम, इसके साथ में क्या करते हैं, प्लस साइनाइड, ठीक है, प्लस एक और चीज आता है यहाँ पर, जो अगर बात यहाँ पर देखिएगा, जो साल्ट जो आता है, साल्ट वो आता है बात, ये देखो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक एक को क्लियर कर सकते हो। तो सोडियम प्लस साइनाइड प्लस साल्ट बात का जो साल्ट है वो ये चीज़ें मिला करके इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इन सभी में अगर बात करते हैं पैक में, तो क्या करते हैं कि बॉक्स में जो है पैक कर लिया जाता है, एमएस प्लेट को उस पर रख दिया जाता है, उसमें बहुत सारे जैसे कुछ कचरा कूड़ा या फिर जो भी कार्बनिक पदार्थ है उसको डाल करके उसको फीड दिया जाता है, उससे वो गर्म होगा, उसके ऊपर कार्बन जमा हो जाए और फिर उसको धीरे धीरे ठंडा कर दिया जाता है, उसमें ऐसा होता है पैक। और गैस में क्या होता है कि गैस जो होती है कार्बनिक तत्वों की बनी हुई गैस उस पर जमा कर दी जाती है धीरे 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 धीरे। ये बड़ी प्रक्रिया है, तो
थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है। इसके बाद आता है तरल। तरल की बात करते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में होती है। लिक्विड फॉर्म में इन सब चीज़ों को सोडियम साइनाइड और साल्ट बाथ का प्रयोग करके इस पर क्या करते हैं, कार्बन की सतह वांछित जो है प्राप्त कर लेते हैं जितना चाहिए उसे। तो टाइम लगता है इन प्रोसेस में। ये सारी की सारी विधियाँ किसकी है? सबसे पहले मैंने बताया कि सरफेस हार्डनिंग आपको बताया, सरफेस हार्डनिंग की भी विधि यहाँ कौन कौन सी बताया आपको। फिर उसमें बताया आपको यहाँ पर केस हार्डनिंग, केस हार्डनिंग की विधि है कार्बोनाइजिंग, कार्बोनाइजिंग की भी यहाँ पर जो है विधि है कौन सी होती है, पैक, गैस और लिक्विड। इस तरह से ये तीनों विधियाँ जो है कार्बोनाइजिंग की विधि हम और आगे इसी क्रम में पढ़ेंगे। पर आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है कि अब यहाँ तक जो पढ़ा है कि भाई ये सारी चीज़ें आपको जो समझ में आई तो इसको ऐसे कैसे उतार लो, कुछ और पढ़ेंगे फिर इसी प्रकार से। दोस्तों आपने उतार लिया, अपन यहाँ पर एक एक चीज़ को क्लियर कर रहे हैं कि भाई किस तरह से जो है यहाँ अपन एक एक चीज़ को विस्तार से पढ़ रहे हैं कि भाई सतह कतरन की कौन कौन सी विधियाँ होती है, कैसे कैसे होती है। तो यहाँ सबको अपन पढ़ रहे हैं और उसी में ही अब कुछ और विधियों के बारे में पढ़ेंगे जिनका आपको नाम याद होगा, जैसे नाइट राइडिंग है, ठीक है, इसके बाद फ्लेम हार्डनिंग है, इंडक्शन हार्डनिंग है। ये सारी भी विधियाँ हैं जो प्रयोग में लाई जाती है। और मैंने आपको बताई दी कि कार्बोनाइजिंग जो है 3 प्रकार की होती है विधियाँ, इनका यहाँ यूज बताया कि भाई किस तरह से कैसे कैसे क्या क्या यूज होता है। इसके बाद यहाँ और आगे बात करते हैं तो इसी क्रम में कुछ बिंदुओं पर और बात हो जाएगी जिससे कि आपको और क्लेरिफिकेशन हो जाएगा। थोड़ा लेंथी जरूर है वीडियो, लेकिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। इससे क्वेश्चन से एग्जाम ज़रूर से ज़रूर पुटअप होते हैं, इसलिए आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी ही होगी। ठीक है, मैं आपको और बताता हूँ। सबसे पहले जिन बिंदुओं पर अपन पर चर्चा करते हैं, आप आइए नाइट राइडिंग। क्या आता है? नाइट राइडिंग। देखो नाइट राइडिंग, ठीक है, नाइट राइडिंग। अब आपको थोड़ा सा अपने यहाँ पर देखिए क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूँ नाइट राइडिंग, ठीक है। अब नाइट राइडिंग जो होता है ये क्या होता है, ठीक है। तो नाइट राइडिंग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से एक एक चीज़ को क्लियर करते हैं कि होगा क्या। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले इसमें क्या होता है नाइट राइडिंग में कि ये यूज किसके लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग जो आपको बताना, एलॉय स्टील किसके लिए करते हैं, एलॉय स्टील, ठीक है, एलॉय स्टील के लिए, ठीक है, एलॉय स्टील के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अर्थात आप यूँ समझ सकते हो एलॉय इस्पात के लिए इसका उपयोगिता बरकरार, ठीक है, हेतु इसका उपयोग किया जाता है। डन, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ क्या होता है कि इसमें क्या है, एक बात और बताओ, तो यहाँ जो स्टील की सतह को हार्ड किया जाता है, ठीक है, एलॉय स्टील की सतह को क्या किया जाता है, इसको हार्ड किया जाता है। इसी के लिए नाइट राइडिंग विधि प्रयोग में लाई जाती है। तो आपको यही बताना है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, आपको और कुछ भी नहीं बताना है इसमें कि भाई क्या है, किस तरह से कैसे। तो आपको इतना सा बताया, टेम्परेचर वगैरह सब देखकर करते ही वो तो सब जानते हो, लेकिन यहाँ केवल किसको, एलॉय के लिए ये चीज़ आपके लिए बोल। दूसरा नंबर का एक और आता है इसी में आपके, तो वो आता है यहाँ पर फ्लेम हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग, फ्लेम फ्लेम हार्डनिंग, हार्डनिंग, ठीक है। अब फ्लेम हार्डनिंग की बात करता हूँ तो फ्लेम हार्डनिंग क्या होगी इसको समझिए, मैं बताता हूँ। तो ये है, फ्लेम का मतलब होता है ज्वाला और हार्डनिंग का मतलब होता है कठोरण, ठीक है। तो ज्वाला जो कठोरण है इसको आप थोड़ा सा समझो, ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। इसका अगर यूज करेंगे तो कहाँ करेंगे इसको समझना, थोड़ा सा यूज करना। तो इसको हाई कार्बन स्टील है, तो क्या होता है, हाई कार्बन स्टील, ठीक है, यहाँ पर, या फिर एलॉय स्टील, हाई कार्बन कार्बन स्टील के लिए इसका यूज करते हैं, या यूँ कहे तो एलॉय स्टील, ठीक है। इसको उच्च कार्बन इस्पात भी कहते हैं, इस्पात भी कहते हैं, इसको बोलते हैं तो हाई कार्बन स्टील भी इसको कहा जाता है। तो इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगर इसमें ही बात करते हैं तो इसके अलावा हाई या फिर यहाँ आता है एलॉय स्टील, या फिर क्या आएगा, एलॉय स्टील, ठीक है। तो एलॉय स्टील के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आप समझो एलॉय स्टील, यहाँ तक आप क्लियर कर सकते हो कि कैसी स्थिति आपकी यहाँ बनती है। ओके डन। अब यहाँ आपको ये स्पष्ट हो गया तो इसके बाद दिक्कत ही नहीं। तो एलॉय स्टील है, तो अब इसमें किसका प्रयोग करते हैं, एक तो जो है आप देखो ऑक्सी एसिटिलीन, किसका प्रयोग करते हैं, ऑक्सीटिलीन। तो लिखिएगा इसमें जो को गर्म करने के लिए करने हेतु ऑक्सी एसिटिलीन
देखो इसमें जॉब को गर्म करने के लिए ऑक्सी एसिटिलीन, किसकी बात कर रहे हैं अपन, ऑक्सी एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। अब आप देखो यहाँ पर ऑक्सीडेटिव का प्रयोग करें, ऑक्सीडेटिव का प्रयोग करके साथ के साथ ही साथ के साथ ही ठीक है पानी की, हाँ, ठीक है टॉर्च के साथ या साथ के साथ या टॉर्च के साथ, ठीक है ना, पानी की फुहार दी जाती हैं जिससे सतह कठोर हो जाती है, हो जाती है। अब आप देखो यहाँ किस तरह की सतह कठोर होगी, तो इसमें आप मैंने बता दिया कि क्या करें, आपने ऑक्सीडेटिव सिलेंडर लिया और उससे क्या होता है, गर्म करते जा रहे एक तरफ गर्म करते जाए, दूसरी तरफ उसी की टिप के साथ पानी भी डाला जाता है फुहार के रूप में, तो वो गर्म भी हो रहा ठंडा भी हो रहा, गर्म भी हो रहा ठंडा भी हो रहा, तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर फ्लेम का प्रयोग करें, ज्वाला का प्रयोग करें, तो ज्वाला का नाम दे दिए। जैसा हर इसका लाभ क्या है ऐसा करने का, तो इससे लाभ आप देख लीजिएगा। पहला लाभ तो यह है कि जल्दी गर्म हो जाता है, पहला तो सबसे प्रमुख लाभ यही है कि जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। दूसरा एक और लाभ है इसका, वो क्या है कि अधिकतम लंबाई को ग्रहण किया जाता है, तो अधिकतम लंबाई वह गहराई में की जा सकती है, ठीक है डन। नेक्स्ट एक और है यहाँ पर बड़े आकार के ऊपर, ठीक है, बड़े आकार के जॉब पर देखो यहाँ बड़े आकार के जॉब पर जिन्हें भट्टी में नहीं रखा जा सकता हो वहां पर भी हार्ड किया जा सकता है, तो हार्ड किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसी स्टेप होती है जिन्हें भट्टी में नहीं रखा जा सकता बड़े आकार के जो ऊपर, तो वहां भी इनको आराम से क्या कर सकते हैं, हार्डनिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आपकी नाइट राइडिंग भी होगी, ठीक है। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, नाइट राइडिंग होगी, फ्लेम हार्डनिंग होगा, जो विधियां हैं उसमें आप जाके उस पर आपको क्लेरिफिकेशन करना, समझना कि कौन कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है। तो दोस्तों ये प्रमुख चीज़ों में से एक है जो आपको यहाँ पर क्लियर हो रही है, तो मैं वही बात बता रहा हूँ, तो इसको भी आप नोटेट कर लीजिएगा, फिर और आगे बात करेंगे। तो लिखो आप। तो ये था आपका, यहाँ पर द एंड की ओर बढ़ रहे हैं अपन। यहाँ फ्लेम हार्डनिंग में आपने लिखा नाइट राइडिंग का यूज एलोय के लिए करते हैं, लेकिन याद रखना एलोय में एक और चीज़ है, यहाँ पर फ्लेम हार्डनिंग में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, और इस तरह से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत ही लेंथी वीडियोज बना है आपका, परंतु आपकी इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं क्लियर कराई है मैंने, जिससे आपको कोई भी किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। अब आप इसको पढ़ोगे तो आपके जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे क्लियरिफाई हो जाएंगे। अब आपको दिक्कत आगे नहीं आएगी किसी भी प्रकार की, ये आपको विश्वास दिला देता हूँ। खासतौर से किसी भी ट्रीटमेंट से संबंधित ये दोनों वीडियो आप जरूर देखना क्रमबद्ध रूप से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अंत में एक और बचा है जो कि अपने हैं इंडक्शन हार्डनिंग। क्या है? इंडक्शन हार्डनिंग, ठीक है, हार्डनिंग। अब आप देखिएगा इंडक्शन हार्डनिंग का मतलब होता है, इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरणा, ठीक है, हार्डनिंग का मतलब होता है कठोरण, ठीक है। अब आप यहाँ पर इसका जो यूज करते हैं इस पर ध्यान दो। सबसे पहले देखिए यूज में यहाँ पहले क्रैंक शाफ्ट या क्रैंक शाफ्ट, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला क्रैंक शाफ्ट में इसका यूज करते हैं। क्रैंक शाफ्ट के बाद आता है यहाँ दूसरे नंबर पर कैम शाफ्ट। क्या आता है? कैम शाफ्ट में भी इसका यूज करते हैं, ठीक, ऑटोमोबाइल हेतु, याद रखना। इसके बाद आता है तीसरे नंबर का एक और जो है आपको ध्यान रखना, एक्सल शाफ्ट बेयरिंग, ठीक है, एक्सल शाफ्ट बेयरिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट और एक्सल शाफ्ट बेयरिंग में इसकी उपयोगिता बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपने देख लिया, तीनों चीज़ें अपन यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। तो कैम हो गया, कैप हो गया, तो यूज है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि एक मशीन प्रयोग में लाई जाती है इसके लिए, ठीक है, इंडक्शन मशीन प्रयोग में लाई जाती है। तो देखिए इसमें एक इंडक्शन मशीन की सहायता से
मशीन की सहायता से जॉब को गर्म किया जाता है और फिर तुरंत ही उसे पानी की फुहार से ठंडा किया जाता है जिससे सतह कठोरण होता है। अब तो देखो आप यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये था आपका यूज इंडक्शन हीटिंग, यहाँ पर प्रेरण कठोरण जो आप देखते हो, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो कि कौन कौन सी है, कैसे है, क्या है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसका एडवांटेज क्या है, तो वो लाभ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो लाभ है उसके बारे में बात करते हैं। तो मास प्रोडक्शन के लिए उपयोगी है। किसके लिए? मास प्रोडक्शन के लिए उपयोगी, क्योंकि इसमें समय कम लगता है। तो बहु उत्पादन के लिए, ज़्यादा उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बहु उत्पादन हेतु उपयोगी, ठीक है, इसलिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। दूसरा नंबर का एक और लाभ है इसका कि सस्ती पड़ती है। बहु उत्पादन जब भी करेंगे जब कोई चीज़ सस्ती पड़ेगी, है ना, महंगी ना पड़े, ज़्यादा कॉस्ट ना पड़े। ठीक है ना। पार्ट्स को देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, इसके पार्ट्स जो टेढ़े मेढ़े नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखो इसके पार्ट्स टेढ़े मेढ़े नहीं होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। ओके, डन। इसमें मैं लास्ट में अब एक और बिंदु लिख देता हूँ यहाँ। कार्बोराइजिंग जो है ना, कार्बोराइजिंग विधि में तापमान 900 डिग्री सेल्सियस से 950 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो इंडक्शन ये हो आपकी कौन सी, इसका भी एक स्क्रीन शॉट लो, फिर और बात करता हूँ मैं इसी कर में। ले लीजिएगा, ले लिया ना। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर ये था आपका कौन सा, इंडक्शन वाला, जिसमें मैंने आपको बताया है कि इसका उपयोग क्रैंकशाफ्ट के लिए किया जाता है, कैमशाफ्ट के लिए किया जाता है, एक्सल शाफ्ट बेयरिंग के लिए किया जाता है। इसके लिए इंडक्शन के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें ही यहाँ पर बात करते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि इंडक्शन हीटर की सहायता से एक मशीन होती है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। और इसी में एक बात और बताता हूँ कि इसका एक बात बताता हूँ कि ये जो मशीन सिद्धांत पर कार्य करती है वो प्रेरण के सिद्धांत पर, किस पर? प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करती है, क्योंकि नाम ही इसका इंडक्शन। तो इंडक्शन प्रभाव पर, या फिर ये बोल सकते हैं इसको इंडक्शन प्रभाव पर ये जो है क्या करती है, कार्य करती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ को लिख लेना नोट करके। ये हो इसमें क्या करो, इंडक्शन प्रभाव पर ये क्या करती है, कार्य करती है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं, परंतु बहुत ही बड़ी बातें हैं जिनको आप विस्तार से यहाँ समझ पा रहे हो, क्लियर कर पा रहे हो। तो ये था आपका प्रेरण प्रभाव, और ये था इंडक्शन, और ये था आपका ऊष्माउपचार, और ये थी ऊष्माउपचार की विधियाँ। अब आता है कि क्वेश्चन कैसे आता है। मैं बात बताता हूँ यहाँ पर SSC जेई में, ठीक है, जूनियर इंजीनियर में। और एक यही क्वेश्चन जो है आपके DMRC में, और यही क्वेश्चन आपके मैं बताता हूँ कम से कम 5-7 बार आया। ठीक है, पर मैं आपको 2-5 चीज ध्यान रखना, 5-7 बार देखने को मिला। ठीक है, आप देख लो कोई सा पेपर उठाकर 90% कंडीशन में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन कौन सा है तो लिखना है यहाँ। ठीक है, तो लिखिएगा, निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग ठीक है, उपयोग इस्पात को मशीन योग्य बनाने हेतु किया जाता है। अब आप देखो तो यहाँ क्या कंडीशन साफ हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन है इसमें पहला ऑप्शन आप ले लीजिएगा, चुनिए।
यहाँ पर देखिएगा, आपको ये बात क्लियर करना है कि मशीनिंग योग्य बनाने के लिए किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला आपका नॉर्मलाइजिंग, वहाँ सामान्यकरण भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है। दूसरा आपका नॉर्मलाइजिंग के बाद में याद रखना है, यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें हैं। तापन, इसको बोलते हैं टेम्परिंग। क्या बोलते हैं? टेम्परिंग। तो यहाँ आप देखना है, यहाँ वहाँ तापन भी आया है कई बार एग्जाम में, तो ये बच्चे को कंफ्यूज कर देता है। यहाँ नॉर्मलाइजिंग को वहाँ वो लिखता है सामान्यकरण, तो मैं आपको यही लिख देता हूँ पीछे ही, तो आप कंफ्यूज मत होना। तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है उसको भी देख लीजिएगा, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। भाई नॉर्मलाइजिंग हो गया, टेम्परिंग हो गया, इसके बाद आता है यहाँ हार्डनिंग। क्या आता है? हार्डनिंग। अब हार्डनिंग तो आपकी विधियाँ हैं बहुत सारी, और आप पीछे से एक बात और है, आपका आता है यहाँ क्या नाम, एनेलिंग। क्या? एनीलिंग। अब आप समझो, इस तरह की जब ये लैंग्वेज आती है, यहाँ आता है कठोर। क्या आता है? कठोर, ठीक है, एनेलिंग। तो यहाँ पर आप देखो कि ये चीज़ें हैं। अब इस आधार पर मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको पढ़ाया था, तो आप क्लियर कर सकते हो, इसका आंसर बता सकते हो। बताओगे ना क्या आएगा? एनेलिंग, ठीक है। जब मशीनिंग का जिक्र हो रहा तो एनेलिंग ही आएगा, जब सामान्य का जिक्र होता तो यहाँ क्या आता? नॉर्मलाइजिंग आता। इस तरह से आपको देखना होगा। तो यहाँ ये चीज़ है, आपको तो छोटी छोटी बात है जो आपके लिए बहुत बेहद काम की है। अगर क्वेश्चन आपने देख लिया, ये हर बार देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन और है जो कि कई बार देखिएगा, रेलवे जेई में मिला है, आरआरबी में जेई में मिला है, ठीक है। तो रेलवे जेई में जो क्वेश्चन मिला है, इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन है। तो समझिए, पहला मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए इससे पहला जो बताने चाह रहा हूँ वो ये है क्वेश्चन की, देखना आपको ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। न्यू लिखना, क्वेश्चन लिखिए आप दूसरे नंबर का, और वो क्वेश्चन है, ठीक है, निम्न में देखिएगा, वो भी सेम ऐसा कैसे लगता था यहाँ पर देखने में, ठीक है। केस हार्डनिंग होता, केस हार्डनिंग विधि का उपयोग प्रश्नवाचक चिन्ह, बस इतना सा था ऑप्शन में। देखो आप यहाँ पर एलो स्टील, उच्च कार्बन इस्पात, हाई कार्बन स्टील, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उच्च कार्बन इस्पात, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखो एलो स्टील आ गया, उच्च कार्बन स्टील आ गया, ठीक है। यहाँ पर उच्च गति इस्पात, ठीक है। लास्ट में देखो यहाँ डी नंबर का है यहाँ पर निम्न गति इस्पात, निम्न कार्बन इस्पात, इसको लो कार्बन स्टील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लो कार्बन स्टील, और इसी को ही LCS बोलते हैं, ठीक है। और इसी को एक और नाम दिया जाता है MS। अब तो आप समझ गए होंगे MS का मतलब क्या होता है, माइल्ड स्टील, और माइल्ड स्टील का जवाब आप समझ सकते हो यहाँ पर क्या आएगा। तो माइल्ड स्टील को बोलते हैं मृदु इस्पात, और जब मृदु इस्पात वर्ड आता है तो बच्चे वैसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा हुआ? डी। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था मैंने, कैसा है मुझे याद है, आपको भी पता है कि ये सारी चीज़ें आपने बहुत विस्तार से पढ़ी है। थोड़ा सा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये जेईई में, क्या कई बार और भी पूछा गया, DMRC में गया, DRDO में गया, सेलवेल में, ऐसे कई बार क्वेश्चन आए हैं जो मैंने क्वेश्चन लिखा है। ये अक्सर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, ये आए हुए क्वेश्चन ही पुटअप कर रहे हैं। कर आपको ये तो बात पता चली गई कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप हो रहे हैं। अब आपकी कोरोना के बाद में फिर से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी, तो आप सभी को बधाई हो, बहुत बहुत। आप चाहे तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि ऑफलाइन क्लास के साथ साथ ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सके, आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपको क्रमबद्ध रूप से इसी प्रकार से पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई लॉस न हो। और आपको एक और बात बताता हूँ मैं कि बहुत ही अच्छी बात है, सुनहरा अवसर है, गोल्डन टाइम है, और आप चाहे कि इस तरह के वीडियो से हम क्रमबद्ध रूप से सारे देखें, तो आपको देखने के लिए कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ गूगल से ऑनलाइन क्लासेस टाइप करना, उसके बाद में आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, और डाउनलोड करते हैं आपका इंस्टॉल होते ही उसके बाद क्या करोगे आप, बोलो,
फिर आप देखिएगा तो सारे वीडियो मिनिमम चार्ज में आपको उपलब्ध है, जो कि आपको मिलेगा। अतः अपने दोस्तों को ये सारी बात बताइए, शेयर कीजिएगा। हाँ, उसमें आपका 1 रुपये भी खर्च नहीं होगा, क्योंकि हम आपके लिए इतने बड़े बड़े वीडियो जब जारी करते हैं तो आपका शेयर करना तो बनता है। इतना सा हक हमारा भी है, इस अधिकार से हम भी बोल सकते हैं कि हमने आपको पढ़ा है। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ये बात तो बनती है, करोगे ना? हाँ, पर रुकना नहीं है, लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना। क्योंकि कोरोना के बाद उभर कर क्या है, तो एक असफलता अपन को हासिल हुई थी कि यार साल भर तक बैठे रहे या बहुत मेहनत की थी वो बेकार होगी। लेकिन आपको घबराना नहीं इन मुसीबतों से। इसीलिए किसी महापुरुष ने कहा कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। जब तक सफल हो तुम नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्षों का मैदान छोड़ के मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होते। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यकीन मानिए दोस्तों, आपको भी हार नहीं होगी। बस लगे रहो, पढ़ाई करते रहो, बढ़ते रहो, अंत में सफलता जरूर है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।